भाग 16। ये बोलते बोलते अद्या एकदम से आगे बढ़ी और आसपास के पेड़ों पर हाथ फिराकर देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी चींटियां नजर नहीं आ रही थी। उसने फिर अपनी पलकें उठाई और आसमान की तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर पक्षियों की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे पक्षियों की आवाज तो नहीं आई, पर कहीं से पानी के झरने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कहीं से झरना बह रहा हो, पर यह बात भी उसकी समझ से बाहर थी कि शहर के किनारे बसे इस अर्ध कृत्रिम जंगल में झरना कहां से आ सकता है। उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। वो कुछ सोचने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगी तो वो एक बार फिर से उसकी नजर उस पेड़ पर चली गई जहाँ की निचली डाली पर उसने पिछली रात किसी लड़की की लाश देखी थी। वो आगे बढ़ती इससे पहले ही वो निचली डाली अपने आप चरमराने लगी, मानो जैसे कोई अदृश्य भारी वस्तु उस पर लटकी हो। ये देखकर वो 2 कदम पीछे हट गई। उसे ये तो काफी पहले ही महसूस हो गया था कि इस जंगल में कुछ भी सामान्य नहीं है, पर अब हर वक्त उसे अपने करीब किसी अदृश्य छाया के होने का एहसास हो रहा था। जब वो अपने दोस्तों के साथ थी तब भी उसे इस जंगल में कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अनहोनी खुद उसके साथ ही घटने वाली थी। कॉलेज से निकलते वक्त भी उसे अनहोनी का एहसास था, लेकिन उसने अपने हर एहसास को अपने प्यार के एहसास के आगे दबा रखा था। वो सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। न जाने पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ था कि जब उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई थी और वो अनहोनी घटी भी थी, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर अपने दिल की आवाज पर पर्दा डाल दिया था। उस पर केवल युग के साथ जाने की धुन सवार थी। डाली के इस तरह चरमराकर झुकने से अद्या एकदम से घबरा गई थी। वो भागने वाली थी कि उसकी नजर उस डाली की छाया पर पड़ी। जमीन पर तो पहले से बिखरे अनगिनत पत्तों पर धूप ना के बराबर पड़ रही थी, पर अद्या ने देखा कि उस डाली के नीचे बिखरे पत्ते जिस पर आधी अधूरी छाया पड़ रही थी, वहाँ हिलते पत्तों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई पत्तों के नीचे सोया हो और उसका दिल धड़क रहा हो। वो पत्ते धड़कन जैसे धड़क रहे थे, जिससे पत्तों पे कंपन हो रही थी। अद्या हवा का भ्रम मान भी लेती, पर पूरी जमीन पर सिर्फ एक जगह ऐसा कंपन होता देख अद्या एकदम से सिहर चुकी थी। वो डाली अब भी झुकी हुई थी, मानो कोई लटक रहा हो। अद्या अपनी जगह पर जम सी गई थी, पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस जगह पहुंच गई। उसके आगे बढ़ते ही बिना हवा के भी उस जगह के सारे पत्ते एकदम से उड़ने लगे, जबकि बाकी पूरी जगह सब कुछ स्थिर था। अद्या सूखे गले को थूक से गीला करते हुए ये सब देख रही थी। अब पैर घसीटते हुए उस पेड़ से आगे बढ़ गई थी। सुबह होने के बाद भी इस जंगल में उसे एक एक कदम आगे बढ़ने पर बहुत डर लग रहा था। उसे हर पल महसूस हो रहा था कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, और कल रात के हादसे के बाद तो और ज्यादा घबरा चुकी थी। पत्ते हटने के साथ ही अद्या को वहां पर लाल रंग का हैंडबैग दिखाई दिया, जिस पर काफी अनोखी कारीगरी हुई थी। बैग देखते ही अद्या को लगा कि मानो चलो कुछ तो मौजूद है इस मुर्दा जंगल में। पर अब अगला सवाल ये था कि ये बैग किसका है। बैग को हाथ लगाने की वो सोचती भी नहीं अगर उसे बैग के पास योग माया नाम का लॉकेट नहीं मिलता। योग माया नाम देखते ही अद्या की आंखें चमक उठी। उसे एक ही पल में काफी कुछ लिंक मिलने लगा। ये बैग योग माया का ही हो सकता है, और शायद वो भी मेरी ही तरह जंगल में भटक रही होगी। भ्रम में ये सामान उससे छूट गया होगा। इस तरह न जाने कितनी बातें सोचते हुए अद्या बैग की तरफ बढ़ गई। वैसे तो हर पल जंगल अपने अकेलेपन की गवाही दे रहा था, पर अद्या अब उसकी इस बात पर हरगिज विश्वास नहीं कर सकती थी। योग माया का बैग पाकर उसमें एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसने बैग झाड़ते हुए उठाया और उसके अंदर देखने लगी। उसने देखा तो उस बैग में कुछ किताबें और एक छोटा सा झोला और था। साथ में पानी की एक बोतल भी थी जिसमें थोड़ा सा पानी था। इसके साथ ही काफी उलूल जुलूल चीजें भरी हुई थी। बैग पाकर उसके सूखे होठों पर मुस्कान की एक लकीर खिंच गई थी। वो बैग टांगकर झरने वाली दिशा में बढ़ गई। कुछ दूर उसने जाकर देखा तो वाकई एक छोटा सा कृत्रिम झरना वहाँ मौजूद था, जो वहीं शुरू होकर वहीं खत्म हो जा रहा था। जंगल के झुरमुट में अप्रत्याशित पत्थरों के बीच से पानी बह रहा था। ये देखते ही अद्या उस पर टूट पड़ी। पानी देखते ही वो हाथ मुंह धोकर जल्दी जल्दी अंजुली में भरकर पीने लगी। पहला घूंट जाते ही वो अपना सीना पकड़कर बैठ गई। उसने सूखे गले से पानी गटकने की जल्दबाजी कर दी थी। थोड़ी देर बाद राहत मिलते ही वो वापस से पानी पीने के लिए झुकी तो एकदम से रुक गई। उसने देखा कि उसके गले में एक कैमरा झूल रहा है। अपने गले में कैमरा देखकर वो हैरानी से सीधी खड़ी हो गई।
उसके कानों में सुनसान जगह पर केवल पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कैमरे को घूरते हुए सोचने लगी कि ये कब उसके गले में आया, पर तब तक उसे अपने कानों में पानी के बहने का स्वर धीमा होता सुनाई देने लगा। उसने कैमरे से ध्यान हटाकर झरने की तरफ देखा तो वहाँ पत्थरों के बीच से निकलते पानी का प्रवाह धीमा होता जा रहा था। ये देखकर अद्या जल्दी जल्दी पानी पीने लगी और योगमाया की बोतल में भी जल्दी जल्दी पानी भर लिया। बोतल भरते ही वो झरना बंद हो गया। अद्या ने कुछ कदम पीछे खींचकर उस झरने को देखा तो उन पत्थरों का आकार बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह उसने पार्क में सूखा फाउंटेन देखा था। ये देखकर अद्या को काफी अजीब लगा। इस पल उसका ध्यान कैमरे पर से पूरी तरह हट चुका था। वो झरने को देख रही थी। तभी उसे कुछ किरकिराने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक जगह से धुआं उठ रहा था। वो दौड़ते हुए उस जगह पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां ठीक उसी तरह के तारों की बाउंड्री थी जिस तरह उसने पार्क और जंगल के बीच देखा था। वो सोचने लगी कि शायद वो जंगल के अंत के करीब पहुंच गई है। उस बाउंड्री के कुछ हिस्से के तार अलग थलग होकर झूल रहे थे, जिससे आसपास के कुछ सूखे पत्ते तार के संपर्क में आकर सुलग रहे थे। वो उन कटे हुए तार के हिस्सों में से झुककर निकलते हुए दूसरी तरफ आ गई और अंत करीब देखकर उसने चाल तेज कर दी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी।